सत्यम भारती, राजदेव रंजन जी की पत्नी, ठीक है, और चंदा बाबू का परिवार बर्बाद हो गया, राजनीति का शिकार हो गया। आज काल के कोख में इन लोग समा गए। इनको तकलीफ, इनके परिवार के लोगों को आज हम वापस नहीं लाए। आप इंटरव्यू नहीं देखे, मैं तो उनको अपना कायद मानता हूँ। उनका इंटरव्यू में उन्होंने एक जगह पे उन्होंने बोला कि इनको न चंदा से मतलब है न चंदू से मतलब है। इनको चंदा चंदू से तभी मतलब है जब मेरा या तो इलेक्शन होगा या तो मैं जेल से छूटूंगा। उन्होंने उस वक्त बोला था। ये बात आज रिलेवेंट है। इस पूरे प्रकरण का फायदा किन लोगों को हुआ था? मनोज सिंह जी को, अजय सिंह जी को और हैप्पी यादव के पिता ओम प्रकाश यादव जी को। इन्हीं लोगों को ना फायदा हुआ था। भाजपा के यही लोग अपने आप को ये कर रहे थे। इस तरह के लोगों को फायदा हुआ था तो जनता नहीं समझ रही है। इन्होंने पीछे 15 साल तक, विगत 15 साल की जनता को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। जब भी आप जाएं उनसे पूछे रोजगार का मामला, शिक्षा का मामला, या आप जाइए तो पूछे कि अरे आप रेफरल हॉस्पिटल का क्या हालात है, आप सदर अस्पताल का क्या हालात है, बीडीओ सीओ काम नहीं कर रहा है, थाना प्रभारी बात नहीं सुन रहा है, तो बोलते हैं कुछ कोई बात नहीं, शहाबुद्दीन साहब मानव रुपया सुन। देश, इस प्रदेश को, इस जिले को आजादी हम लोगों ने दिलवाई। सीमित रह जाते हैं वहीं तक के लोग। सीमित लोग जबरदस्ती का एजेंडा ये करते हैं और उस व्यक्ति को डीमीन और डिफेम करके वो व्यक्ति। मेरे साथ महताब जी हैं। मैं इनसे इस बात को समझने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों जो है किस तरीके से ये जो है कि आजकल खासकर के सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया में भी क्राइम के मुद्दे को उठा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। महताब जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी बिहार की जो खास करके जो क्राइम रेशियो है, सत्ता पक्ष तो ये कहता है कि मतलब और स्टेट से बहुत कम है। क्या सच में कम है या बिल्कुल इसको जो है कि लोग जो है कि आप लोग जो है कि मुद्दा बना रहे हैं सिर्फ? क्या आपको ये नहीं देखा जा रहा है, क्या आपको ये बात महसूस नहीं हो रही है कि आए दिनों आप टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी बहुत सारे माध्यमों से आपके आसपास पड़ोस में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह की विभत्स घटनाएं हो रही है, क्या ये सोचनीय विषय नहीं है? आप कंपेयर करते थे कि नीतीश कुमार अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम सुशासन की सरकार हैं, हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत होता है और हम कम्युनलिज्म पे और कोई भी तरह के फिरकाप्रस्त चीज़ों पे या किसी भी मामलात पे और आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो बक्सर में जो ट्रिपल हत्याकांड हुआ उसके बारे में उनका क्या राय है? रास्ते में बाइक के दौरान पे बाइक से दूसरे बाइक सवार ने एक पासवान बच्चे को गोली मार दिया पटना के सड़कों पे। उसके बारे में गोली चली, उसके बारे में आपका क्या है? मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बुलेटिन निकालते हैं, उनमें से कितने पे संज्ञान हो रहा है? लगातार बुलेटिन निकाला, क्राइम बुलेटिन आप देखते होंगे ट्वीट के जरिए से और फेसबुक में निकाला जाता है। उस पे क्या है? अभी मासूम एक बच्ची की, दलित बच्ची की, मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बेशरम तरीके से उसका रेप करके उसको मार दिया गया, उसके बारे में आपका क्या है? सिवान में आए दिनों चैलेंज कर रहा है यहाँ का निजाम को, यहाँ के सरपरस्त को, जो कि कैप्टन है यहाँ के अमितेश जी, एसपी साहब को चैलेंज कर रहा है यहाँ का क्रिमिनल्स। और चैलेंज इस तरह से कर रहा है कि मार भी रहा है, भाग भी जा रहा है, बच भी जा रहा है, इनसे पकड़ा रहा नहीं। तो जो भी छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ है, जो एक विशेष समुदाय के लोगों ने 2 कुरैशी के लोगों को, जिसमें से एक युवा की मतलब जाकिर कुरैशी की मौत भी हो चुकी है और एक काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है, तो फिर इसको कैसे आप देखते हैं? इसको किस नजर से देखना है आप? मॉब लिंचिंग एक बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है और ये एक सीरियल क्रिमिनल ऑफेंस है ना, के पीछे एक व्यवसाय छुपा हुआ है और वो व्यवसाय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू वाहिनी के लोग करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? वो ये काम करते हैं कि किसी भी मुसलमान लड़के को या कोई भी गाड़ियां जाती हैं, उन गाड़ियों पे या तो आपको पता होगा ट्रकों के तरीके से गाड़ियां जा रही हैं और उनमें मवेशियां जाती हैं, उसको रोक के उससे धनुगाही करते हैं, पैसा लेते हैं, और या तो
पुलिस प्रशासन लेती है और वो लेते हैं, दोनों में। अगर जो जिसमें छोटे दर्जात के लोग होते हैं, गरीब परिवार लोग होते हैं, वो ले जाते हैं, तो वैसे में उन लोगों को रोका जाता है, उन लोगों को रोज के मॉब लिंचिंग की जाती है, उन लोगों के बीचों में दिलों में दहशत पैदा की जाती है, उनको मार दिया जाता है। और ये पूरी तरीके से एक व्यवसाय का चेहरा है। इस मॉब लिंचिंग पे तबरेज अंसारी की भी हत्या हुई और पूरे हिंदुस्तान में अभी तो लगातार इस तरह के वारदात हो रहे हैं, वारदात हो रही है। ये सारी की सारी बिजनेस है और सारी की सारी ये बिजनेस हो रहा है। तो एक धर्म, आप एक व्यक्ति विशेष को जाति विशेष में नहीं तब्दील किया, किस व्यक्ति ने उसको हत्या की, और जो कि बहुत निंदनीय है। इस पे मैं खुद गया था, उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिला भी, जाके मिला, उसके परिवारजनों को आर्थिक मदद भी करवाई, और मेरे पार्टी के लोग भी गए और आर्थिक मदद पार्टी की तरफ से भी दी गई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसमें तेजस्वी यादव मौन हो गए, इसलिए कि वो किसी खास समुदाय से आते हैं और इसकी वजह से वो मौन हो गए। ये विपक्ष का भी आरोप है, सत्ता पक्ष का ही आरोप है। अभी गुलाम रसूल बलियावी साहब जब मेरी बात हो रही थी, उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने खुल करके कहा इस बात को कि वहां पे तेजस्वी यादव इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनकी जात के लोगों ने इस तरह की घटनाएं की हैं। तो गुलाम रसूल बलियावी साहब से आप ये भी सवाल कीजिएगा कि वक्फ के मामले में आपने बड़ा पैतरा लिया था, क्या वो पैतरा आपने सिर्फ और सिर्फ अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने के लिए लिया था क्या? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए लिया था क्या, कि मेरे को है ना माइनॉरिटी इसमें वोट में? तो विपक्ष भी तो खामोश इस पे। अब नहीं, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? तो मैं बोल रहा हूँ ना, विपक्ष का चेहरा नहीं। तो अब तो चूंकि अभी आप लोग बोल रहे हैं, जब आप जैसा हो रहा है, प्रोटेस्ट अभी तक कहीं नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं अब जगना जी के तेजस्वी यादव नजर आना चाहिए, उनके पार्टी के लोगों को नजर आना चाहिए। 29 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट गांधी मैदान में अभी होने जा रहा है। आप देखिएगा हमारे लोग और हम लोग कैसे अपने जान प्राण। तो क्या वो राजद उसको कर रही है? नहीं, उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर रहा है, उसमें हम लोग रहेंगे जरूर। कि जिस तरीके से अभी सिवान के सियासत में अपोजिशन और पोजीशन की बात चल रही है, लगभग 6 सीट आप लोगों के पास है, गठबंधन की बात कर लें, और क्या आप लोग रणनीति रहेगी, जरा इसके बारे में बता दें हमको। देखिए, रणनीति हम जनता के बीच में जा चुके हैं, मेरे नेता जनता के बीच में जाके बोल चुके हैं कि हम शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार को उत्तम और उत्कृष्ट बनाने के लिए, आपको रोजगार देने के लिए, पलायन रोकने के लिए, आपके जो बेसिक मुद्दे हैं उनके लिए जनता के बीच में जाएंगे। ये हमारी रणनीति रहेगी। हम कम्युनल पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? और इसी पे हमारी लड़ाई होगी और इसी पे हम लोग कामयाब होंगे। हमारे जो इस जिला पे की बात हो रही है, ये जिला बहुत एट्रोसिटीज़ को और बहुत सारी चीज़ों को समझता है और देख चुका है। उसे समझ में आ रहा है, उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि चंदा जी के नाम पे किन लोगों ने राजनीति की थी, और भारती जी के नाम पे, सत्यम भारती के नाम पे किन लोगों ने राजनीति की और किन लोग एस्टैब्लिश्ड हुए, ये भी वो समझ चुका है ये जिला, ठीक है? दूसरी सबसे तीसरी अहम बात, वो ये भी जानता है कि चंदू की हत्या का भी किन लोगों ने फायदा उठाया, और किन लोगों ने ये मुद्दों को उठा के एक व्यक्ति जो विकास पुरुष था, इस जिले का सबसे काम करने वाला व्यक्ति को डिफेम करके, डिमीन करके, उसको जेल पहुंचा के उसको मरवा देने का काम किया। उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, और वो लोग आज खुद खुल के बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता, हमारे सत्यम भारती ने बोला ना कि भाजपा के नेता ने, उसने क्लेम किया कि मेरे वालिद की हत्या करने के जिन लोगों ने की थी, उसको बचाने का काम भाजपा के यहाँ के सबसे प्रखर नेता कर रहे थे। कौन हो सकते हैं? इस पूरे प्रकरण का फायदा किन लोगों को हुआ था? मनोज सिंह जी को, अजय सिंह जी को, और हैप्पी यादव के पिता ओम प्रकाश यादव जी को। इन्हीं लोगों को ना फायदा हुआ था। भाजपा के यही लोग अपने आप को ये कर रहे थे। इस तरह के लोगों को फायदा हुआ था, तो जनता नहीं समझ रही है। इन्होंने पीछे 15 साल तक, विगत 15 साल से 20 साल से सिवान की जनता को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। जब भी आप जाएं, उनसे पूछे रोजगार का मामला, शिक्षा का मामला, या आप जाइए तो पूछिए कि अरे आप रेफरल हॉस्पिटल का क्या हालात है,
आप सदर अस्पताल का क्या हालात है, बीडीओ सीओ काम नहीं कर रहा है, थाना प्रभारी बात नहीं सुन रहा है, तो बोलते हैं कुछ कोई बात नहीं, शहाबुद्दीन साहब मानव रूपी असुर थे। देश, इस प्रदेश को, इस जिले को आजादी हम लोगों ने दिलवाई। सीमित रह जाते हैं वहीं तक के लोग। सीमित लोग जबरदस्ती का एजेंडा ये करते हैं और उस व्यक्ति को डीमीन और डिफेम करके, वो व्यक्ति को डिमीन करके इन्होंने, अब देखिए मैं बार बार एग्जांपल देता, अजगर दिखा के दंतमंजन बेच देता, जबकि अजगर को दांत नहीं होता। गंजे को ये लोग कंघी बेच दिया, जबकि गंजे को कंघी की जरूरत ही नहीं है। इस जिले के लोगों को इस चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस जिला के लोगों को जरूरत थी शिक्षा का स्तर म्यार बढ़े। इस जिला को जरूरत थी कि इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम बने। इस जिला को जरूरत थी कि आपको है ना रेफरल हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और बतेरे चीजें, सिसवन ढाला बेहतरीन हो, इन सब चीजों की बात होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या बात करते हैं, पिछले 20 सालों से इन लोगों के पास कोई एजेंडा का बात हुआ, कोई बात इन लोगों ने किया, इन लोगों ने जो बोला डिलीवर कहा और इन लोगों ने काम कर दिया हो, तो सारे के सारे। आज आप एक बात बताइए, आप पत्रकार है, राजदेव रंजन जी की क्लेम कर रही हैं कि मेरे साथ छल होने का काम हुआ। क्यों होता छल हुआ, क्या छल हुआ उनके साथ? असल में क्या हुआ, किसी के साथ हत्या होती है, ठीक है, हत्या हुआ, उस परिवार के गुस्से को, अब मेरे तो मैं उस वक्त भी मैं बोल रहा था कि कौन लोगों ने करवाया था, कौन लोगों ने इसकी जांच हो, और जांच हो ना, सही से जांच हो। तो ये आज शहाबुद्दीन साहब मरहूम तो बेचारे चले गए, साहेब कहीं से भी नहीं थे, यही लोग निकलेंगे भाजपा जिनको फायदा हुआ। असल में जिस कांड होने के पीछे जिसको इंटेंशन, जिसको फायदा पहुंचता है, मोटिव उसका क्या है, फायदा जो पहुंचता है वही मेन मसला। इसका फायदा किन लोगों को हुआ? आपने राजीव रंजन जी की पत्नी की बात कही, आज उनका भी इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने भी खुलकर के इस बात को रखा है कि पार्टी में, हालांकि मुझे हाईकमान से कोई मतलब शिकवा गिला नहीं है, लेकिन कुछ जो लोकल नेता हैं उन लोगों ने मेरे साथ छल किया है, जैसे उन्होंने कहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया, ना तो कानूनी और ना राजनीतिक। सत्य भारती ने भी इस बात को कहा है, वो भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, दलाली तो करते हैं, खुल कर दलाली करते हैं, लेकिन कम से कम ये तो लोग समझ लें कि भाई जिसकी हत्या हुई है वो पार्टी के कभी कैडर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसका फायदा फिर आप भाजपा, शहाबुद्दीन साहब ने जब जेल से छूटे थे, आप इंटरव्यू नहीं देखे, मैं तो उनको अपना कायद मानता हूं। उनका इंटरव्यू में उन्होंने एक जगह पे उन्होंने बोला कि इनको न चंदा से मतलब है न चंदू से मतलब है, इनको चंदा चंदू से तभी मतलब है जब मेरा या तो इलेक्शन होगा या तो मैं जेल से छूटूंगा। उन्होंने उस वक्त बोला था। ये बात आज रिलेवेंट है, सामने आ रही है बात, सामने आ रही है। आज उन्हीं के लोग इस बात को कह रहे हैं, आज उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। उस वक्त हम जब बोल रहे थे तो लोग इतना नफरत में थे और इन लोगों के आंखों के ऊपर ऐसे धूर्त लोगों ने ये लगा दिया था, हिजाब लगा दिया था कि इनको सच्चाई नहीं दिख रही थी, सच्चाई नहीं दिख रही थी। इस सच्चाई ना देखने की वजह से बिनाई इनकी कम कर दी गई थी कि जो आप दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके कारण वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठीक ऐसी चंद्रशेखर की वालदा ने चंदू की, कॉमरेड चंदू की वालदा ने एक जगह पे एक किताब में क्लेम किया है, मैं उस किताब का नाम भी दे दूंगा और आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। उन्होंने कहा है यही बात कि मुझे लगता है कि मेरे लोग मेरे साथ ये कर लिए और सिवान के लोकल पॉलिटिक्स ने हमको छल देने का काम किया और मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब एक पूरी की पूरी परिप्रेक्ष्य को आप सिवान को ले लीजिए, जिस पे पूरी सिवान 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और जिन लोगों ने 20 साल से राजनीति किया, ये 20 साल से, इन 20 सालों में आप एक नाम भी बता दीजिए, एक बार भी बता दीजिए कि आप इन 20 सालों में इस नाम पे जिन लोगों ने फायदा किया, क्या ये काम को उन लोगों ने अंकुश लगवा दिया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस काम पे अंकुश लगा दिया? आज से कुछ रोज पहले जबकि टिकट जब कटा था आपको अजय सिंह जी का, अजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा, तो उससे कुछ देर पहले आपको सिवान में एक जगह पे एबीपी न्यूज या कोई नेशनल न्यूज चैनल पे डिबेट हो रही थी, तो उसमें बंटी सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं सिवान में, हम लोगों ने, हमारी सरकार हुई, हम सांसद जब बने तो सिवान में मूर्तियां लगना
कम हो गया। यानी कहने का मतलब लोग जो शहीद होते थे, जिनको शहादत कम हो गई। शहादत कम हो गई, और हम लोगों ने इस पे अंकुश लगा दिया। और उसके बाद वो जिन लोगों पे वो क्वेश्चन उठा रहे थे, पूरा इलेक्शन उन लोगों के साथ ही घूमे। असल में इनको राज करना है, लोगों के जन सरोकार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। के जो लोग हैं, जदयू के जो लोग हैं, वो छलिया लोग हैं। ये चीजों को पूरी सीवान की जनता को समझ जानी चाहिए। आज सत्यम भारती, राजदेव रंजन जी की पत्नी, ठीक है, और चंदा बाबू का परिवार बर्बाद हो गया, राजनीति का शिकार हो गया। आज काल के कोख में इन लोग समा गए। इनको तकलीफ, इनके परिवार के लोगों को आज हम वापस नहीं ले आ पाएंगे। जबकि राजदेव रंजन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। आज उन लोगों में से कोई नहीं आ पाएंगे। वो कलम अब हमें ना मिल पाएगी जो राजदेव रंजन की कलम थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस कलम को टूट गई, लेकिन इस टूटने पे जिस स्याही बिखरी, उस स्याही से किसको फायदा हुआ? बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से चाहे वो महताब जी हो, या सत्यम भारती हो, या आशा रंजन जी हो, तीनों की अगर हम बात कर ले, जो पीड़ित, जिसमें सत्यम भारती ने भी इस बात को लेकर के कल यस 24 न्यूज़ पे ही कहा है, और आशा रंजन जी ने भी कहा है। जाहिर है कि इस बात को आज विपक्ष, यानी कि महताब जी ने जिस बात को कह दिया, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से उस परिवार से ही अब कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध के स्वर अगर सामने आने लगे, तो भाई बिल्कुल कुछ तो सच्चाई है। अब इन सच्चाइयों को कब जो है कि सही तरीके से इसमें से पर्दा उठ पाता है, फिर से चुनाव आएगा। और चुनाव में जिस तरीके से आशा रंजन जी ने कहा है कि जब जब चुनाव आता है, तब तब चाहे वो श्रीकांत भारती हो या पत्रकार रंजन जी हो, उन लोगों को मुद्दा बनाया जाता है। अब देखना है कि क्या इस बार भी वही मुद्दे होंगे। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन साहब के नाम को लेकर के हमेशा जो है कि एक तरह से एक नैरेटिव जो बना दी गई थी, क्या देखना है कि इस बार भी वही सारी चीज़ें फिर चलती हैं, या अब इन सारी चीज़ों पे विराम लगता है। फिलहाल जो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि एक तरह से एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन सवाल और जवाब का ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।